नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपसे एक ही गुज़ारिश है कि इस चैनल को जब भी आप देखते हैं, उसके प्रोग्राम्स देखते हैं, तो उनके जो लिंक्स हैं आपके जाने वालों के बीच में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको प्लीज़ ज़रूर भेजें। उससे क्या होगा कि लोग और ज़्यादा देखेंगे और जानेंगे कि जनगण मन 24/7 किस तरीके के कार्यक्रम लेकर आता है, क्योंकि निष्पक्ष, ईमानदार और सच्ची पत्रकारिता करना बहुत आसान नहीं है और अगर आप करने की कोशिश भी करते हैं तो उसके बहुत सारे आपको कीमतें चुकानी पड़ती हैं। तो सिर्फ़ इतना ही सपोर्ट आपसे चाहिए कि इस चैनल के कार्यक्रम ज़रूर देखें और इसका सब्सक्राइबर बेस बढ़ाने की पुरज़ोर कोशिश करें। और अब चलते बात करते हैं आज की स्टोरी की। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, नायाब सिंह सैनी, उन्होंने नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है क्योंकि उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दे डाला है जिसने कि हलचल मचा। अब नायब सिंह सैनी का दावा है कि बिहार में आगामी चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जीत हासिल करेगा, जिसके बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जनता दल यूनाइटेड से इस टिप्पणी को गंभीरता से लेने को कहा है। तेजस्वी ने इसे बीजेपी की ओर से नीतीश कुमार को एक और कार्यकाल से रोकने की गुप्त योजना का हिस्सा बताया है, जिसमें सत्तारूढ़ गठबंधन में तनाव की स्थिति पैदा हो जाए। अब जो सैनी का बयान है, वो काफ़ी विवादास्पद है और हरियाणा के गुड़गाँव में एक कार्यक्रम हो रहा था, जहाँ पे नायब सिंह सैनी ने एग्ज़ैक्टली क्या कहा था, मैं कोट करना चाह रही हूँ कि हरियाणा में बीजेपी की विजय यात्रा, जिसने हमें सत्ता में वापस लाया, बिहार में भी जारी रहेगी और मुझे विश्वास है कि आगामी चुनाव बीजेपी सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जीतेगी। और उसके बाद सियासी हलकों में बहुत तीखी प्रतिक्रियाएँ इसको लेकर आने लगी हैं, क्योंकि सवाल लोग कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने तंज कसा कि बीजेपी का असली चेहरा एक तरह से बेनकाब हो गया है। जेडीयू ने ये कहा है कि नेता तो नीतीश ही रहेंगे और बीजेपी की सफाई के बावजूद सवाल वहीं का वहीं बना हुआ है। तो आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कौन-सा खेल बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ कर दिया और अगर नायब सिंह सैनी ने इस बात को कहा है, तो क्या बिना अपनी पार्टी से पूछे कह दिया? क्या बिना मोदी और शाह के रज़ामंदगी के उन्होंने इतनी बड़ी बात कह डाली और उनको कोई कुछ बोलेगा नहीं? सिद्धार्थ शर्मा इस समय इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। नायब सिंह सैनी का ये जो स्टेटमेंट है, मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि इग्नोरेंट सा स्टेटमेंट है और बिना सोचे समझे इस बयान को उन्होंने दे डाला होगा, जबकि बीजेपी सफाई देती फिर रही है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा? उनको कोई ना कोई निर्देशन कहीं न कहीं से तो किसी ने बोला होगा ये बात कहने के लिए। जी। जी, नीलू जी, जो नायब सिंह सैनी जी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज कहा बिहार के बारे में, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि एक है बीजेपी की पार्टी और पार्टी में हायरार्की, मतलब कौन किस पद पर है। दूसरा है एक बीजेपी का इकोसिस्टम जिसमें कि बीजेपी के समर्थक से लेके बीजेपी के प्रधान जी तक सब लोग शामिल हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाह रहा हूँ दर्शक गणेश जी को जान लें कि बीजेपी का जो पूरा इकोसिस्टम है, उसका मानना है कि हमको भारत में खुद सत्ता में आना है। इसीलिए नायब सिंह सैनी जी ने जब कहा कि जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी जीत के आई, उसी तरह से अब हम बिहार में करेंगे। इसका मतलब है कि वो बीजेपी की बात कर रहे हैं, वो एनडीए की बात नहीं कर रहे हैं। ये बीजेपी का इकोसिस्टम ये मानता है कि हमें, मतलब बीजेपी को इस देश में पूरा बहुमत से आना है। इसीलिए 1 साल पहले इन्होंने जब नारा भी दिया था तो 400 पार का नारा दिया था। जब 272 में आपकी सरकार बनती है, 303 सीटें आपकी है ही, तो उसके बाद आप 400 पार की क्यों बात कर रहे हैं? इसका मतलब आपको सत्ता इतनी ज्यादा चाहिए और वो सत्ता केवल बीजेपी के लिए चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी मजबूरी ये है कि अलग अलग क्षेत्रीय दल हैं, तो क्षेत्रीय दल को साथ लेके चलना भाजपा की मजबूरी है। भाजपा अपनी इच्छा से क्षेत्रीय दलों को साथ लेके नहीं चलती है। इसीलिए ये जो अभी अभी वक्फ कानून आया, उसमें इन्होंने पूरा का पूरा जेडीयू को और नीतीश कुमार जी को सब सल्टा दिया, क्योंकि हमें पता है कि बिहार में मास लीडर जिसे कहते हैं, जिसे जनता पसंद करती है, वैसा कोई भी लीडर भाजपा के पास नहीं है। भाजपा के पास वोट आते हैं, भाजपा की सीटें आती हैं, लेकिन भाजपा के पास बिहार का कोई लोकल मास लीडर नहीं है। बिहार में केवल 2 मास लीडर हैं,
एक है नीतीश कुमार और दूसरे हैं तेजस्वी यादव। तीसरा कोई बहुत बड़ा पूरे बिहार को मान्य होने वाला मास लीडर नहीं है। लेकिन बीजेपी क्या करती है अपना, इसीलिए वो कभी नीतीश कुमार के साथ हो जाती है ताकि हम उनके साथ मिलके, जैसे हनुमान जी जहां जाएंगे तो हनुमान जी की पूंछ भी वहां वहां पहुंच जाएगी। तो बीजेपी कोशिश करती है पहले किसी क्षेत्रीय दल का पूंछ बनना, और जब देख लेती है कि वहां पर अब हम मतलब एक स्थिति में आ गए हैं, तो सामने से जिस क्षेत्रीय दल को जिस सीढ़ी पे वो चढ़ के ऊपर चढ़े थे उस सीढ़ी को वो तोड़ देते हैं। तो यही सीढ़ी पर उन्होंने 25 साल से नीतीश कुमार के साथ उनका गठबंधन है। नीतीश कुमार केवल नरेंद्र मोदी जी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, जिस समय सबसे पहली बार एनडीए बनी थी, उस समय नीतीश कुमार ही आगे आए थे। तो नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी के समय के वो नेता हैं। तो बीजेपी को पता है कि जब तक बिहार में नीतीश कुमार हैं तब तक वो बीजेपी बिहार में अकेली सत्ता में नहीं आ सकती। उसको नीतीश कुमार को हटाना उसकी मजबूरी थी, और वक्फ बिल के माध्यम से उन्होंने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। अब क्या होगा कि नीतीश कुमार का जो मास लीडरशिप है, जो देखिए ध्यान में रखिएगा, एक मास लीडर जब होता है तो मास लीडर को जाति और धर्म ये सबसे हटके भी लोग वोट करना शुरू करते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी का हमको मानना पड़ेगा कि इस देश के एक मास लीडर हैं, तो उनको जब वोट करता है तो बीजेपी में जो सवर्ण है जो अवर्ण है वो सभी लोग वोट करते हैं, वहां पर नरेंद्र मोदी जी की जाति नहीं देखी जाती। उसी तरह से अगर स्टैलिन है या ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी भले स्वयं किसी जात की हो, लेकिन वो जब टीएमसी के लिए वोट करते हैं लोग, तो ममता बनर्जी का छवि इतनी बड़ी है कि सवर्ण भी वोट करते हैं, अवर्ण भी वोट करते हैं, अल्पसंख्यक भी वोट करते हैं। अरविंद केजरीवाल भी इस तरह के एक मास लीडर हैं, स्टालिन भी इस तरह के एक मास लीडर हैं, सिद्धरामैया भी इस तरह के मास लीडर हैं। दिक्कत यह है कि बिहार में क्योंकि बीजेपी को इस तरह का मास लीडर नहीं था, वो नीतीश कुमार के साथ चल रही थी, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले नीतीश कुमार को हटा दिया। अब क्योंकि नीतीश कुमार की वो छवि नहीं रही, इसीलिए जेडीयू को जितनी सीटें आनी चाहिए थी, या उनका जितना उनका उनका समर्थन लोग करते थे, जिसमें कि अल्पसंख्यक भी होते थे, जिसमें कि बहुसंख्यक भी होते थे, जिसमें कि अगड़ी जाति के लोग भी होते थे, जिसमें कि पिछड़ी जात के लोग भी होते थे, जिसमें कि सब तरह के दलित भी होते थे, महादलित भी होते थे। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही वक्फ बिल लाया उसके कारण एक अल्पसंख्यक समुदाय जो नीतीश कुमार को वोट करता था अब उनसे कट गया। भाजपा को यह पता है कि वो कटेगा, और वो कटने की उसकी तैयारी थी, क्योंकि अब वो चाह रही है कि बिहार में कम से कम हमारा एनडीए भले सत्ता में आए या नहीं आए, लेकिन बीजेपी की सीट अब बिहार में बढ़नी चाहिए, क्योंकि 25 साल बहुत लंबा समय होता है। बीजेपी को नंबर 2 रहते हुए, नंबर 3 रहते हुए वो कभी नंबर 1 पे नहीं आई है, और उसको पता है नीतीश कुमार के रहते वो नहीं आ सकती। तो उन्होंने नीतीश कुमार को हटाया है। अब वो चाह रही है कि ये लड़ाई सीधे सीधे बीजेपी और तेजस्वी यादव के बीच में हो, जीते कोई भी, हो सकता है तेजस्वी यादव जीत जाए, लेकिन बीजेपी कम से कम नीतीश कुमार को, ये जो हमेशा बीजेपी नंबर 2 और नंबर 3 में खेल रही थी, वो कम से कम अब नंबर 1 और नंबर 2 में खेलना चाहेगी। लेकिन बीजेपी ने एक मिसकैलकुलेशन इसमें किया, मेरे ख्याल से अभी ये ताजा न्यूज आया है, अभी 5-7 मिनट पहले मैं देख रहा था कि बीजेपी के एनडीए का ही गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बिहार में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जीतन जितन राम राम मांझी मांझी। जी का। जीतन राम मांझी जी ने, वो एनडीए के जो मोर्चे में हैं, उन्होंने एक स्पष्ट रूप से बोल दिया कि बीजेपी ने हमारे साथ धोखा किया है। पिछले बार लोकसभा चुनाव में 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट की बात की थी। एक ही लोकसभा सीट थी, मुझे राज्यसभा सीट भी हमें नहीं दी। इसीलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में हम कम से कम 40 सीटों पर लड़ेंगे। हम बीजेपी से 40 सीट की मांग करते हैं। अब बीजेपी के दिक्कत यह है कि आपने एक क्षेत्रीय दल को तो निपट दिया, लेकिन दूसरा क्षेत्रीय दल आके सर के ऊपर खड़ा हो गया। ये बीजेपी के साथ होगा, बीजेपी के साथ हमेशा होगा, बीजेपी के साथ ये दिक्कत हमेशा रहेगी, क्योंकि वो क्षेत्रीय दलों को अगर निपटाना चाहेगी और निपटाने के लिए क्षेत्रीय दलों के कंधे पर ही चढ़ के सत्ता में आएगी, तो जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र में इससे पहले हमें पता था बीजेपी एक ही क्षेत्रीय दल के साथ खेलती थी, शिवसेना के साथ। आज शिवसेना को भी तोड़ के 2 शिवसेना बन गई, और एनसीपी को तोड़ के 2 एनसीपी बन गई। अब बीजेपी को वहां पर 4-4 क्षेत्रीय दलों के साथ लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो बीजेपी हमेशा इस मामले को आइडियोलॉजिकली, मतलब वैचारिक स्तर पे ये मानती है कि हमें क्षेत्रीय दलों को हटाना है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर क्योंकि वो होता नहीं है, इसीलिए वो उनके साथ एक थोड़े दिन के लिए गठबंधन कर लेती है। लेकिन वो जानती नहीं कि सैद्धांतिक
सैद्धांतिक रूप से क्षेत्रीय दलों को आप इस देश में खत्म नहीं कर सकते। अगर नीतीश कुमार निपट गए हैं तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा खड़ा हो जाएगा, और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ऐसी पार्टी है, वो महादलितों की पार्टी है। महादलितों की संख्या बिहार के चुनाव में करीब करीब 10% है। खास करके जिसको मगध का इलाका बोलते हैं, गया का इलाका बोलते हैं, पूर्णिया का इलाका बोलते हैं, खगड़िया का इलाका बोलते हैं, इन सब इलाकों में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा काफी मजबूत है। और वहां पर बिहार में कुल मिला के 38 अनुसूचित जाति की सीटें हैं, 36 38 शेड्यूल कास्ट सीटें और 2 अनुसूचित जनजाति की है। तो उसमें से 38 में से 30 सीटें 35 सीटें ऐसी हैं जिसमें कि महादलितों की वोटर की संख्या, मतलब पॉपुलेशन, उनका जनसंख्या 10% से अधिक है। इसका मतलब 10% वोट शेयर क्या कंट्रोल आज जितन राम मांझी जी के पास है। वो 10% इधर जाएगा या उधर जाएगा, वहीं पर चुनाव स्विंग हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बीजेपी ने ये कैलकुलेशन में मिस्टेक किया। उन्होंने अपने वैचारिक धरातल से चलते हुए नीतीश कुमार एक क्षेत्रीय दल को निपटाया ताकि व्यवहारिक रूप से किसी दूसरे के साथ गठबंधन करके सत्ता में आ जाए, लेकिन सैद्धांतिक रूप से क्योंकि आप इस देश में राज्य क्षेत्रीय दलों को नहीं हटा सकते, इसीलिए जेडीयू को जैसे ही निपटा दिया, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के खड़ा हो गया। वो कह रहा है कि हमको 40 सीट दीजिए। तो इसीलिए जी। नायाब सिंह सैनी का जो ये स्टेटमेंट है, ये क्या बीजेपी के लिए वरदान है या नीतीश कुमार के लिए अभिशाप की तरह है? इसको कैसे देखा जाए कि अब नीतीश कुमार को उन्होंने बोल के नीतीश कुमार को सीएम रेस से भी उन्होंने बाहर कर दिया। तेजस्वी ने अपना कमेंट करके ये इंश्योर कर लिया कि भाई ये लड़ाई तो पूरी पूरी बीजेपी और आरजेडी के बीच में है। आखिर नीतीश कुमार का अस्तित्व संकट में है, क्या ये बात उनको नहीं समझ में आ रही? हाँ, देखिए कभी-कभी होता यह है कि आपके अंदर कोई भी राजनीतिक दल के साथ एक क्या कहते हैं ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड होता है। उसके उसमें बहुत सारे गुण भी होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं। किसी भी राजनीतिक दल में एक दोष होता है कि धीरे-धीरे निर्णय शक्ति जो है उसमें जो टॉप लीडर होता है, जो सबसे ऊँचा नेता होता है, वही निर्णय लेता है, बाकी सब लोग मानते हैं। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि क्योंकि ये निर्णय सामूहिक नहीं होके व्यक्तिगत हो जाता है, तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति, वो किसके दबाव में है या उसकी उसके उ, उ, उसकी उस उ, वो शारीरिक रूप से कितना स्वस्थ है, इस पर भी निर्भर कर जाता है। और मेरे ख्याल से वक्फ बिल में हमने देखा कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से वक्फ बिल का उन्होंने समर्थन किया, जबकि वही नीतीश कुमार है जो कि 1 साल पहले पूरे बिहार भारत का पहला राज्य बना जहां पर कि उन्होंने जातीय जनगणना करवा दी। जातीय जनगणना एक ऐसी चीज है जिससे भाजपा हमेशा भागती है। भारत में उसने जातीय जनगणना नहीं करवाई है। जातीय जनगणना तो छोड़ दीजिए, सेंसस तक उन्होंने नहीं करवाया, साधारण जनसंख्या का गिनती भी नहीं करवाया, क्योंकि जैसे ही जातीय जनगणना बाहर आएगी तो आपको समाज में अलग-अलग लेवल पर कौन दलित है, कौन पिछड़ा है, कौन अति पिछड़ा है, वो पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो भाजपा के लिए उस तरह का पिक्चर क्लियर होना सोशल इंजीनियरिंग या सामाजिक न्याय के लिए भाजपा के लिए वो टेढ़ी खीर है, क्योंकि भाजपा राष्ट्रीय विषय ले लेती है, एक ऐसा विषय लेती है जिसमें सब लोगों को साथ लेना है। छोटे-छोटे क्षेत्रीय विषयों पर वो नहीं जाती है। तो मेरे ख्याल से उन्होंने और नीतीश कुमार पहले व्यक्ति थे जिन्होंने देश में जातीय जनगणना 1 साल पहले करवाई। वही व्यक्ति 1 साल के बाद वक्फ के कानून का समर्थन करके अपने पैर पर ही अगर कुल्हाड़ी मार ले रहा है, तो इसका मतलब ही है कि कहीं न कहीं उनकी निर्णय शक्ति क्षीण हुई है। वो किस कारण से हुई है ये हम नहीं जानते, हम लोग केवल उस पर क्या कहते हैं मतलब कुछ सोच सकते हैं, कुछ अटकल लगा सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। लेकिन ये निश्चित है कि इसके कारण जेडीयू की सीटें और वोट शेयर दोनों घटने वाले हैं बिहार में, और वो जो पोलराइजेशन होगा, उसका लाभ भाजपा को कुछ क्षेत्रों में होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए भाजपा को और एनडीए को घाटा होने वाला है सीमांचल क्षेत्र में। सीमांचल मतलब पूर्वी उत्तर पूर्वी बिहार, जो कि किशनगंज से उस तरफ आता है, किशनगंज से आगे आता है उत्तर पूर्व के तरफ। वहां पर एनडीए को स्पष्ट रूप से घाटा होने वाला है। लेकिन इस तरह का पोलराइजेशन करने से बिहार में एक क्षेत्र आता है मिथिला, तिरहुत वगैरह, जहां पर अगड़ी जातियों का प्रभाव ज्यादा है। वहां पर बीजेपी को फायदा भी होगा। तो होने वाला यह है कि इस चुनाव में एनडीए को घाटा होते हुए दिख रहा है, लेकिन भाजपा को फायदा होते हुए दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से नायब सिंह सैनी जब ये आज कह रहे थे कि ये चुनाव बिहार में हम लोग सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, और वो भाजपा का नाम ले रहे थे, और ये क्या कहते हैं हरियाणा का उदाहरण दे रहे थे, इसका मतलब वो चुनाव जीतने के बारे में कम सोच रहे हैं,
चुनाव लड़के ज्यादा सीटें लाने के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, ताकि कम से कम एक क्या कहते हैं क्षेत्रीय दल जेडीयू पूरी तरह से निपट जाए। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, उनके आकलन में कहीं ना कहीं गलती हुई है। ये उनका वैचारिक आकलन हो सकता है, व्यवहारिक रूप से वो समय समय पर क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता भी कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी वक्फ बिल जब आया था सदन में, तो तमिलनाडु की एक एआईएडीएमके पार्टी है, उसने वक्फ बिल का विरोध किया था। लेकिन वो वक्फ बिल का विरोध करने के, इसका मतलब वो भाजपा के अगेंस्ट जा रही थी, भाजपा के खिलाफ थी। लेकिन 2 दिन पहले, कल हमको सूचना मिली कि तमिलनाडु में भाजपा ने एआईएडीएम के साथ गठबंधन कर लिया। इसका मतलब भाजपा का तो कोई सिद्धांत नहीं बचा। जो पार्टी वक्फ बिल का विरोध कर रही है, उसका समर्थन भाजपा कैसे ले रही है? इसका मतलब है कि भाजपा क्षेत्रीय दलों को नेसेसरी इविल मानती है कि मैं जहां पर नहीं जा सकता, तो चलो इनके कंधे पर चढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। जब हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो इस सीढ़ी को तोड़ देंगे, इस सीढ़ी को डंप कर देंगे। तो मेरे ख्याल से उन्होंने यही किया नीतीश कुमार के साथ। लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि इस देश की राजनीति ऐसी है कि आप एक क्षेत्रीय दल को निपट देंगे, तब तक दूसरा या तीसरा क्षेत्रीय दल फिर से खड़ा हो जाएगा। आप इसको रोक नहीं सकते। पिछले 25 साल में इस देश में ममता बनर्जी भी एक नया क्षेत्रीय दल बन के उभरी। पिछले 25 साल में ही इस देश में एनसीपी नाम की पार्टी क्षेत्रीय दल बन के उभरी। पिछले 40 साल में ही इस देश में एआईएडीएमके और डीएमके नाम की पार्टी उभरी। पिछले 10 साल में इस देश में आम आदमी पार्टी नाम की क्षेत्रीय दल उभरा। तो इसका मतलब है कि क्षेत्रीय दलों को खत्म नहीं किया जा सकता। और जीतन राम मांझी इसके सबसे जीते जाते जागते उदाहरण है कि एनडीए के ही वो घटक हैं, वो मोदी जी के साथ में ही हैं, वो बीजेपी के साथ में हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ और इस बार हमको 40 सीट चाहिए। अब दिक्कत ये होगी भाजपा को कि अगर उनको 40 सीट देगी, तो खुद जो उनका फॉर्मूला है कि हमको तो क्षेत्रीय दल को हटा के अपना सीट ज्यादा बढ़ाना है, वो फॉर्मूला वहां फेल कर जाएगा। अगर आप उनको उतना सीट नहीं दोगे तो फिर भाजपा को घाटा होगा, क्योंकि 35 सीटें ऐसी हैं जहां पर महादलितों का पॉपुलेशन, उनकी वोटरों की संख्या 10% से अधिक है। तो भाजपा के लिए आने वाला बिहार चुनाव काफी टेढ़ी खीर है। और मेरे ख्याल से नायब सिंह सैनी जी ने जो हरियाणा में स्टेटमेंट दिया, ये उनके फ्रस्ट्रेशन या कंफ्यूजन का ही एक दर्पण के रूप में उनका फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है कि चलो भैया, हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, कम से कम हमारा चुनाव तो हम इस नाम से लड़ लें। चुनाव में तो हम सबसे पहले तो हम कम से कम, इससे पहले तो चुनाव ही लड़ते थे नीतीश कुमार के नाम से, कम से कम भाजपा वाले के नाम से चुनाव तो लड़ लें। क्या ये बात तो साफ नहीं हो गई कि कुछ भी हो जाए, जेडीयू हारे जीते, बीजेपी उसको रखे या ना रखे, लेकिन नीतीश कुमार का पत्ता बिल्कुल साफ लग रहा है। परिस्थिति वैसी दिख रही है। नीतीश कुमार जी के बारे में कुछ भी कहना, नीतीश कुमार काफी लंबे समय से राजनीति में है, तो अलग अलग समय पे अलग अलग पैंतरा चलते हैं। अभी उन्होंने वक्फ के विषय में क्यों इस तरह से किया ये पता नहीं, लेकिन अगर उनका स्वास्थ्य बुद्धिमानी ठीक रहेगी तो मेरे ख्याल से नीतीश कुमार जी को, अगर इसी तरह का, अभी जिस तरह का ढर्रा पिछले 2-3 महीने से चल रहा है, इसी तरह का ढर्रा चलता रहा तो हो सकता है कि जेडीयू की सीट संख्या काफी नीचे आ जाए। लेकिन उनका नीचे आने का मतलब ये नहीं है कि बिहार में क्षेत्रीय दल निपट जाएंगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जैसी पार्टियों को सीट ज्यादा बढ़ जाएगी, आरजेडी जैसे पार्टियों को सीट ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ये हो सकता है, लेकिन ये भी है कि अगर नीतीश कुमार ने ये सब काम कोई सोच समझ के किया है, किसी रणनीति के तहत किया है, तो नीतीश कुमार को इतना हल्के में भी नहीं आंका जा सकता। लेकिन ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी की स्थिति ये बता रही है कि जेडीयू की सीटें घटती हुई दिख रही हैं वक्फ बिल के चलते। नीतीश कुमार की छवि धूमिल होते हुई दिख रही है वक्फ बिल के चलते। और इस ध्रुवीकरण का फायदा एनडीए को नहीं मिल रहा है, इस ध्रुवीकरण का घाटा एनडीए को हो रहा है, लेकिन इस ध्रुवीकरण का फायदा भाजपा को हो रहा है। एनडीए को घाटा हो रहा है, लेकिन भाजपा को फायदा होते हुए दिख रहा है। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।